हमारे देश की पुलिस के काले कारनामे से शायद ही कोई ऐसा लोग हो जो परिचित नहीं हो। पुलिस अच्छाइयों का काम जितने नहीं करते, उससे कहीं ज़्यादा यह गलत कामों में संलिप्त रहती है। मामला चाहे अवैध कारोबार का हो, चाहे निर्दोष लोगों को जेल के शिक्षों के अंदर डालने का, पुलिस यह काम बखूबी करती हुई नजर आती है। और इस मामले में भ्रष्ट राजनीतिक नेतागण भी पीछे नहीं हैं। वे भी पुलिस की मदद से अपने प्रभाव का उपयोग कर ऐसे कार्यों को अंजाम देने में लगे रहते हैं। ऐसे में जब से जस्टिस सूर्यकांत ने सीजेआई का पदभार ग्रहण किया है, तब से उन्होंने न्यायपालिका, खासकर सुप्रीम कोर्ट को भारतीय लोकतंत्र का सजग प्रहरी बनाने की दिशा में तेजी से काम करना प्रारंभ कर दिया है। और इस दौरान वे अक्सर देखे जाते हैं कि गलतियां पाने पर वे सत्ताधारी दल को भी नोटिस थमा देते हैं तो विपक्ष को भी नोटिस थमा देते हैं। न्यायालय में अपने पद का दुरुपयोग करने वाले वकीलों के गठजोड़ को झिड़कियां लगा देते हैं। और यहाँ तक कि कई मामले में वे माननीय न्यायाधीशों तक पर उनकी गलत कार्यवाही को लेकर उंगलियां उठाते देखे गए हैं। ऐसा ही एक मामला जिसकी मैं चर्चा अभी आपके समक्ष करने जा रहा हूँ, वह इस दिशा में एक आई ओपनर है, क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत उन तमाम मामलों को जहां गड़बड़ियां हुई है पुलिस के स्तर से, न्यायालय के स्तर से, उन सभी को एक तरह से खंगाल कर इन लोगों के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए, प्रेरित करने के रूप में लाने का विचार किए हुए हैं। यह मामला महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, जहां गलत ढंग से फंसाए जाने के कारण 6-7 परिवार बुरी तरह से तबाह हुए। किसी की पत्नी भाग गई तो किसी का बच्चा मर गया। और तब जाकर सुप्रीम कोर्ट में अपने ही आदेश को पलटते हुए इन लोगों को निर्दोष कर बरी कर दिया, लेकिन तब तक इनका सारा कुछ लुट चुका था। आइए इस पर विस्तार से डालते हैं एक नज़र। मार्च 2019 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ही फैसले को पलटते हुए 6 लोगों को हत्या के आरोप से बरी कर दिया। न्याय की इस घोर विफलता ने इन लोगों और उनके परिवारों का जीवन तबाह कर दिया और यह देश की आपराधिक न्याय प्रणाली की स्थिति को उजागर करती है। इन 6 लोगों में से 5 ने जेल में बिताए 16 वर्षों में से 13 वर्ष मृत्युदंड की सजा के इंतजार में बिताया। छठा आरोपी, जो अपराध के समय नाबालिग था, पर शुरू में बहस का मुकदमा चलाया गया और उसे मौत की सजा सुनाई गई। उसे 2012 में रिहा कर दिया गया, जब यह साबित हो गया कि हत्याओं के समय उसकी उम्र केवल 17 वर्ष की थी। मौत की सजा पाए गए कैदियों को छोटी और बिना खिड़की वाले एकांत कोठरियों में बंद कर दिया गया था, जिन पर फांसी का साया हमेशा मंडराया करता था। रात भर बाहर तेज रोशनी वाले बल्ब जलते रहते थे। सन्नाटा कभी कभी साथी कैदियों की चीखों से टूट जाता था। इनमें से एक ने कहा कि मौत की सजा पाए कैदियों के साथ जीवन बिताना ऐसा लगता था जैसे मेरी छाती पर कोई कोबरा बैठा हुआ हो। दूसरे ने बताया कि उसे फांसी दिए गए लोगों के भूतों के बुरे सपने आते थे। दिन में कुछ घंटों के लिए जब उसे बाहर जाने दिया जाता था तो वह अपने साथी कैदियों को मिर्गी के दौरे पड़ते हुए और एक कैदी को आत्महत्या करते हुए देखता था। वह अल्सर के दर्द से जूझ रहा था और उसे बहुत कम चिकित्सा सहायता मिलती थी। युवक की जांच करने वाले 2 डॉक्टरों ने बताया कि वह कई वर्षों से अमानवीय परिस्थितियों में मृत्यु के निरंतर भय में जी रहा था। इस मामले में विभिन्न न्यायालय में दिए गए निर्णयों पर अगर एक नज़र डालें तो जून 2006 में पुणे की निचली अदालत ने सभी 6 को मौत की सजा सुनाई थी। मार्च 2007 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोष सिद्धि को बरकरार रखा, लेकिन 3 लोगों की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया।
अप्रैल 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर दी और सभी 6 आरोपियों के लिए मृत्युदंड बहाल कर दिया। अक्टूबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले की समीक्षा की अनुमति दी और मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला पलटते हुए कहा कि सभी 6 लोगों को झूठा फंसाया गया था। सिंधे लोग खानाबदोश जाति के सदस्य हैं और भारत के सबसे गरीब लोगों में गिने जाते हैं। वे मिट्टी खोदते हैं, कूड़ा बीनते हैं, नालियां साफ करते हैं और दूसरों के खेतों में काम करके अपना जीवन यापन करते हैं। 13 वर्षों में 3 अदालतों के 7 न्यायाधीशों ने उन्हें दोषी पाया था। जब सुप्रीम कोर्ट ने दोष सिद्धि को पलट दिया तो यह एक ऐतिहासिक फैसला था। अपने इतिहास में पहली बार भारत की सर्वोच्च अदालत ने अपने ही मृत्युदंड के फैसले को रद्द कर दिया था। न्यायाधीशों ने कहा कि आरोपियों को झूठे आरोप में फंसाया गया था और अदालतों ने गंभीर गलती की थी। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जांच और नहीं निष्पक्ष सुनवाई हुई थी और आरोपियों के अधिकारों का उल्लंघन किया गया था। न्यायाधीशों ने अपने असाधारण 75 पृष्ठ के फैसले में आगे कहा, हम पुलिस और अभियोजन पक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हैं। असली अपराधी आज़ाद घूमते रहे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन व्यक्तियों को दोष मुक्त करने की घटना उनकी अपीलों को खारिज करने के 1 दशक बाद हुई। न्यायाधीशों ने कहा कि मामले की जांच में घोर लापरवाही या जानबूझकर की गई चूक हुई थी और दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया, जिसका भुगतान 1 महीने के भीतर किया जाना था और जिसका उपयोग उनके पुनर्वास के लिए किया जाना था, यानी जेल में बिताए गए प्रत्येक महीने के लिए 2600 रुपये। लेकिन हकीकत में यह भी उन्हें नहीं मिला। इस मामले में पीड़ित राजू सिंधे ने मीडिया से बताया था कि हमसे सब कुछ छीन लिया गया, हमारी ज़िंदगी, हमारी आजीविका, हमने वह सब कुछ खो दिया जो हमने नहीं किया था। 5 जून 2003 की रात को नासिक में अमरूद के बाग में एक झोपड़ी में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या के लिए 6 लोगों को दोषी पाया गया। नासिक उस जगह से 300 किलोमीटर से अधिक दूर था जहां यह सिंधे परिवार रहा करता था। परिवार के 2 सदस्य, एक पुरुष और उसकी मां, हमले में बच गए थे। उन्होंने पुलिस को बताया कि चाकू, हंसिया और लाठी लिए 7 से 8 लोग झोपड़ी में घुस आए जिस समय बिजली नहीं थी। वे हिंदी में बात कर रहे थे और उन्होंने बताया कि वे मुंबई से आए हैं। उन्होंने बैटरी से चलने वाले कैसेट प्लेयर भी बजाकर संगीत की आवाज़ तेज कर दी थी और परिवार से उनके पैसे और गहने सौंपने की मांग की थी। 2 प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उन्होंने हमलावरों को 6500 रुपये और गहने सौंप दिए। हमलावरों ने शराब पीकर उन पर हमला किया, जिसमें 2 महिलाओं सहित 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में से एक महिला का बलात्कार भी किया गया था। पीड़ितों की उम्र 13 से 48 वर्ष के बीच थी। हत्या के अगले दिन पुलिस ने अपने रिकॉर्ड से स्थानीय अपराधियों की एक फोटो एल्बम निकाली और उस हमले में बच चुकी मुख्य चश्मदीद गवाह महिला को दिखाया। उसने एल्बम से 19 से 35 वर्ष की आयु के 4 पुरुषों की पहचान की और मजिस्ट्रेट को बताया कि उन्होंने उसके परिवार के सदस्यों की हत्या की थी। एक वकील ने कहा कि वे स्थानीय अपराधी थे और पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज थे। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार पुलिस और अभियोजन पक्ष ने इस सबूत को दबा दिया और चारों लोगों को गिरफ्तार नहीं किया। इसके बजाय 3 सप्ताह बाद उन्होंने सिंधे परिवार को हिरासत में लिया, जो बहुत दूर रहता था। जैसा कि बाद में पता चला, उसने कभी नासिक का दौरा नहीं किया था। उन लोगों का कहना था कि हिरासत में उन्हें यातनाएं दी गई, बिजली के झटके और पिटाई की गई और जबरन कबूलनामे पर हस्ताक्षर करवाए गए। और एक विचित्र मोड़ में, जिसने अंततः उनके भाग्य का फैसला कर दिया, महिला चश्मदीद ने अब पुलिस लाइन में सिंधे दंपत्ति के हत्यारों के रूप में पहचाना, जहां संदिग्धों की पंक्तियों में से गवाहों के द्वारा लोगों की पहचान की जाती है। 2006 में निचली अदालत ने 6 लोगों को हत्याओं का दोषी पाया और उन्हें मौत की सजा सुनाई। 4 अलग अलग पुलिस अधिकारियों ने जांच का नेतृत्व किया और अभियोजन पक्ष ने 25 गवाहों से पूछताछ की। अगले 1 दशक से भी अधिक समय तक बॉम्बे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने दोष सिद्धि को बरकरार रखा। भारत की सर्वोच्च अदालत ने वास्तव में 3 लोगों की मौत की सजा को बहाल कर दिया, जबकि बॉम्बे उच्च न्यायालय ने उन्हें आजीवन कारावास में बदल दिया था। अदालतों ने उन तमाम सबूतों को नज़रअंदाज कर दिया जिससे यह साबित होता था कि सिंधे परिवार का हत्याओं से कोई संबंध नहीं था। झोपड़ी के अंदर और बाहर मिले फिंगरप्रिंट उससे मेल नहीं खाते थे। दोनों भाइयों से खून और डीएनए के नमूने लिए गए, लेकिन अभियोजन पक्ष ने कभी भी अदालत में नतीजे पेश नहीं किए। मार्च में न्यायाधीशों ने दोनों को रिहा करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि नतीजों से आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। उसके पास से चोरी की भी कोई संपत्ति नहीं मिली।
प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताया था कि हमलावर हिंदी में बात कर रहे थे, लेकिन शिंदे परिवार मराठी भाषा बोलता था। मुंबई के वकील युग चौधरी ने सबूतों या कहें कि सबूतों की कमी का विश्लेषण किया और 6 लोगों को जीवित रखने के लिए 1 दशक लंबी लड़ाई लड़ी। उन्होंने राज्यपाल, राष्ट्रपति और अधिवक्ता जनरल के समक्ष उनकी ओर से दया याचिकाएं दायर की। उन्होंने पूर्व न्यायाधीशों से भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखवाकर शिंदे बंधुओं सहित 13 लोगों की मृत्युदंड को सजा को आजीवन कारावास में बदलने का अनुरोध किया। न्यायाधीशों ने लिखा कि गलत तरीके से मृत्युदंड पाए गए व्यक्तियों को फांसी देने से आपराधिक न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता को गंभीर रूप से ठेस पहुंचेगी। इस अनसुलझे अपराध के 16 साल बाद भी कई परेशान करने वाले प्रश्न अनुत्तरित बने हुए हैं। अदालतों ने संदिग्ध चश्मदीद गवाहों की पहचान के आधार पर ही शिंदे परिवार को दोषी ठहराया और उन्हें मौत की सजा कैसे सुनाई। वकीलों का कहना है कि चूंकि यह एक जघन्य अपराध था, इसलिए न्यायाधीश जनता और मीडिया के दबाव में थे, जो मामले को जल्द से निपटाने की मांग कर रहे थे। पुलिस ने अपने रिकॉर्ड में दर्ज उन 4 लोगों को गिरफ्तार करके पूछताछ क्यों नहीं की, जिसकी पहचान चश्मदीद गवाह ने शुरू में की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। प्रत्यक्षदर्शियों ने अपने बयान क्यों बदल दिए और गलत लोगों की पहचान क्यों कर ली? क्या यह स्मृति भ्रंश का मामला था या गलत पहचान के लिए दबाव का, या फिर पुलिस ने उन पर दबाव डाला था? कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पुलिस ने 300 किलोमीटर से अधिक दूरी पर रहने वाले 6 निर्दोष पुरुषों को क्यों उठाया और उन्हें हत्या में क्यों फंसा दिया। विशेष निगरानी के वकीलों का कहना है कि शिंदे परिवार को इसलिए फंसाया गया क्योंकि वे गरीब, खानाबदोश आदिवासी थे, जिन्हें एक विवादास्पद औपनिवेशिक कानून के तहत आपराधिक जनजाति माना जाता था। यह कानून उन जाति समूहों को निशाना बनाता था जिन्हें वंशानुगत अपराधी माना जाता था। भारत की पुलिस नियमावली में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऐसे समुदायों को विशेष निगरानी में रखा जाना चाहिए और उनके सदस्यों को संदिग्ध व्यक्ति के रूप में माना जाना चाहिए। इसके अलावा इसमें से 3 लोगों को नासिक हत्याकांड से 1 महीने पहले ही एक हत्या में फंसाया गया था। अदालतों ने उन्हें निर्दोष पाया और 2014 में उन्हें रिहा कर दिया। जिन 3 न्यायाधीशों ने आरोपियों को बरी किया, वे भी इस बात से सहमत प्रतीत हुए। आरोपी समाज के निचले तबके से आने वाली खानाबदोश जनजातियां हैं और बेहद गरीब मजदूर हैं, इसलिए झूठे आरोप लगाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि गंभीर अपराधों में निर्दोष लोगों को फंसाना आम बात है। उन्होंने फैसले में इस बात का उल्लेख किया। अंततः शिंदे परिवार के साथ जो हुआ वह भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली की कमजोरी और गरीबों के प्रति इसके अत्यधिक पक्षपातपूर्ण रवैये को रेखांकित करता है। दिल्ली स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में कानून पढ़ाने वाले अनुपम सुरेंद्रनाथ कहते हैं कि उन पर जो पीड़ा पहुंचाई गई वह इस बात को दर्शाती है कि इतनी त्रुटिपूर्ण आपराधिक न्याय प्रणाली के बीच मृत्युदंड का होना कितना खतरनाक है। उन्होंने आगे कहा कि यदि सर्वोच्च न्यायालय सहित 3 अदालतें भी जांच अधिकारियों द्वारा 6 निर्दोष लोगों को फंसाने में की गई गैरकानूनी गतिविधियों को नहीं पहचान सकी, तो यह मानना तर्कसंगत नहीं है कि हमारे पास एक ऐसी आपराधिक न्याय प्रणाली है जो मृत्युदंड देने में सक्षम है।